दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो अपने काम में व्यस्त होता है और उसी के व्यस्त होने के साथ साथ उसे एक दिन अपनी 10 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों वो गांव सताने लगता है, वो गली सताने लगती, सबकी याद आने लगती है। वहां पर जो तालाब था, उसके पास बाग था, उसकी ठंडी छांव उसकी याद सताने लगती है और उसे अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो मन ही मन में डिसाइड करता है कि कल मैं जाऊंगा। दोस्तों वो अगले दिन तैयार होता है, बाइक उठाता है और अपने गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर उसकी पत्नी का घर होता है, वहां जाता है। दोस्तों वो गांव देख के खुश हो जाता है, गली गांव देखता है, घूमता है। लेकिन जब दोस्तों अपनी पत्नी के हाल देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है पति पत्नी के सच्चे प्यार की। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप एक लाइक कर दो, क्योंकि कहानी की भावनाओं में आप खो जाते हो, फिर लाइक करना भूल जाते हो। और दोस्तों जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। आप सुन रहे कहानी जो दिल को छू जाए। दोस्तों ये कहानी है बिहार के गोपालगंज की। दोस्तों उसमें एक सुरेश नाम का लड़का होता है, उसकी शादी फिक्स हो जाती है और फिक्स होने के बाद कुछ ही समय बाद उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम राधा होता है। दोस्तों राधा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सुशील थी और सीधे स्वभाव की थी। वो अपने घर को यानी कि पति के घर को स्वर्ग बना देती है आने के बाद में। दोस्तों सुरेश था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन सुरेश मुंबई में एक नौकरी करता था, तो इसलिए वो ज़्यादा घर पे नहीं रहता था। शादी हुई कुछ समय तक वो घर पे रहा और उसके बाद में वो नौकरी पे चला जाता है मुंबई। दोस्तों जाने से पहले जो उसकी पत्नी राधा होती है वो कहती है कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं और मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक बड़ी बहन उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली गई है, घर पे कोई नहीं है, तुम मुंबई जा रहे हो काम करने, मैं अपने माता पिता के साथ गांव में अगर आपकी मर्जी हो तो रहूं, उनकी देखभाल करूं। तो जो सुरेश होता है वो कह देता है ठीक, अपने आप मायके जा सकती हो, चली जाओ। दोस्तों सुरेश मायके छोड़ता है उसको और कुछ समय वहां बिताता है, कुछ दिन रुकता है। दोस्तों उसके बाद वो मुंबई चला जाता काम करने। मैं बता दूं दोस्तों सुरेश के 4 भाई और थे और सुरेश सबसे छोटा था। सुरेश के चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी और सुरेश जो भी काम करता है वो पैसे अपने भाइयों को दे देता है, जिससे वो चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों जब इधर सुरेश की शादी हो जाती, समय धीरे धीरे बीतने लगता है, तो सुरेश जब भी मुंबई से आता था तो सबसे पहले अपने पत्नी के मायके यानी कि अपनी ससुराल जाता था और वहाँ 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुकता था। कुछ खर्चा पानी अपनी पत्नी को भी देता था और बाकी के पैसे अपने भाइयों को भी दे देता था। दोस्तों अब धीरे धीरे जब सुरेश की शादी हो गई तो जो भाइयों को पैसे देते थे वो थोड़ा कम देने लगा था। इसी बीच में उनके भाभी जो होती हैं सुरेश की, वो आपस में बात करती है अपने पतियों के साथ यानी कि सुरेश के भाइयों के साथ में कि इसकी जब से शादी हुई है ये हमको पैसे बहुत ज़्यादा कम दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिया करे और मुझे हमें तुम्हें कुछ नहीं दिया करे। दोस्तों ये सारी बात जब सुनते हैं उसके सुरेश के चारों भाई तो आपस में एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों सुरेश जैसे ही मुंबई से आता है पहले अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके बाद में अपने घर पे आता है। तो दोस्तों उसकी भाभियां सुरेश को भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, वो मायके में रह के जने कैसे कैसे काम करती है, यहाँ भी रहती है तो लड़कों से नैन मटक्का करती है, वो ये करती वो करती, इस तरह कह करके उसे भड़काते हैं। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। सुरेश और अब राधा के बीच में कहासुनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सुरेश गुस्से में कह देता है कि जाओ तुम यहाँ से चली जाओ और अपने मायके में रहो जाके। दोस्तों राधा होती है अपना बैग पैक करती और चली जाती है अपने मायके में। राधा ये सोच लेती है अपने मन में जब तक सुरेश लिवाने नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। और दोस्तों सुरेश उसके बाद में मुंबई चला जाता है काम करने के लिए।
दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है और जब वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेता है तो दोस्तों फिर उसकी जो भी कमाई होती थी वो सारी अपने भाइयों को दे देता है। अब सुरेश का सारा पैसा उसकी भाभी और भैया को मिलने लगा। तो दोस्तों अब वो उसकी भाभी और ज़्यादा तरह तरह से उसे भड़काया करती, जिससे सुरेश अपनी पत्नी के बारे में बिल्कुल ना सोचे और उससे कभी लिवाने ही ना जाए उसे। दोस्तों समय बीतता रहता है, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और एक समय जब आता है कि मुंबई में सुरेश का एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पैर की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। दोस्तों सुरेश हॉस्पिटल पहुंचता है, उसका प्लास्टर वगैरह होता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि अब 3-4 महीना तुम्हें आराम करना है, कुछ भी नहीं करना है और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा देते हैं। दोस्तों सुरेश जब अपने कमरे पर आ जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं घर पे ही चला जाऊं, मेरे भैया भाभी जो हैं बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखेंगे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता था कि जो उसके भैया भाभी हैं सिर्फ उसकी कमाई से प्यार करते, उसके पैसों से प्यार करते। दोस्तों सुरेश कुछ ही समय बाद वो अपने गांव आ जाता है गोपालगंज में और जैसे ही घर पे आता है तो उसकी भाभियां देखती हैं कि इसका तो पैर टूट गया, इसके प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दोस्तों उसकी भाभी तुरंत कहती है तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम वहीं रहते मुंबई में, अच्छे हॉस्पिटल में रहते। सुरेश कहता है मुझे अब हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं पक्का प्लास्टर चढ़वा आया हूँ और अपनी दवाई ले आया हूँ, अब मुझे सिर्फ आराम करना है 3-4 महीने और वैसे भी यहाँ सब अपने ही हो। मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि हरी ताज़ी सब्जी ज़्यादा लेना, गर्म खाना खाना और दवाई टाइम से लेना और जब भी तुम्हें कहीं लेटरिन बाथरूम जाना हो तो किसी की मदद ले लेना और तुम सब यहाँ पर हो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। दोस्तों इतनी बात जैसे भाभियाँ उसकी सुनती हैं तो कोई नहीं, धीरे धीरे समय बीतने लगता। शुरुआत में 2-4 दिन तो वो सही से उसकी देख रेख करती हैं, लेकिन दोस्तों अब उन्हें भी पता चल चुका था कि सुरेश अब पैसे तो देगा नहीं। अब सुरेश के पास जब पैसे भी खत्म हो गए तो वो अपने भैया से ही पैसे मांगता था। दोस्तों अब धीरे धीरे उसके भैया और भाभीियों का रवैया बदलने लगा। सुरेश ने जो कल्पना की थी उससे ठीक उल्टा होने लगा। ना तो उसको लेटरिन बाथरूम की मदद के लिए वो पास में आते थे और ना ही टाइम पे उसे खाना देते थे। दोस्तों समय बीतता रहता है, लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और जैसे ही सुरेश का प्लास्टर कटता है वो ठीक से चल नहीं पाता है। इतने में उसकी भाभी कहती है तुम मुंबई चले जाओ और काम करो जाके, क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों सुरेश के समझ में आ जाता है कि भैया भाभी मुझसे नहीं प्यार करते, मेरे पैसों से प्यार करते हैं और जो उसने इन 4 महीनों में उनका रवैया देखा उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसके भैया भाभी कभी उसके साथ ऐसा करेंगे। दोस्तों उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते। ये तो 3-4 महीने की बात थी, अगर कहीं मुझे गहरी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो ये मेरी क्या दशा करेंगे, उसे अच्छी तरह समझ में आ जाता है। वो अपने भैया भाभी से कहता है मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगा। तो उसके भैया भाभी कहते हैं कि मैं तुझे खिलाऊंगा भी नहीं। दोस्तों सुरेश अपने रिश्तेदारों को बुलाता है और अपने घर का हिस्सा बांट करा लेता। हिस्सा बांट कराने के बाद में बंटवारा जब हो जाता है वो मुंबई चला जाता है और दोस्तों काम करता है। लगभग और 1-2 साल गुजरते हैं, उसके बीच में वो काफ़ी सारे पैसे बचा लेता है। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे साल गुजरते रहते हैं और एक समय वो आता है जब उसके खाते में 7-8 लाख रुपए हो जाते हैं तो वो गांव में आता और अपना घर बनवाना चालू कर देता है। दोस्तों जब घर बनवाता है तो इसी बीच में कुछ गांव वाले आते उसके पास में और उसके पास आने के बाद में उसे ताना मारने लगते हैं कि तेरी तो पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, फिर भी तू ये घर बनवा रहा, किसके लिए बनवा रहा। दोस्तों ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। दोस्तों घर बन रहा होता है और सुरेश को जब ये ताना सुनने को मिलता है कि इस तरह वो कह रहे, तो दोस्तों वो अपने पत्नी के बारे में सोचने लगता। वो अपनी बीती यादें सोचने लगता कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी। वो बीते पल याद करता है, जो पत्नी उससे प्यार करती, प्यार भरी बातें करती, उसकी देख रेख करती, वो याद करता है और उसे सारे माजरा समझ में आ जाता है कि मेरे भैया भाभी ने सिर्फ पैसों के लिए मेरी पत्नी से मुझे दूर करवा दिया। दोस्तों अब उसे पत्नी की याद
सताने लगती, क्योंकि दोस्तों पत्नी उसकी इतनी उसे प्यार करती थी। अगर वो 2 दिन के लिए अपनी ससुराल जाता तो वहाँ पर कम से कम वो 20 दिन रोक लेती थी और उसे आने नहीं देती थी। दोस्तों अब उसके दिल में बहुत ज़्यादा उत्सुकता जाग जाती है अपनी पत्नी को देखने के लिए, उसका हाल चाल जानने के लिए। दोस्तों अब वो मन ही मन में सोच लेता, मैं पत्नी से मिलने जाऊंगा, उसका हाल चाल लेने जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो सोचता एकदम सामने जाना ठीक भी नहीं, तो वो अपनी बाइक उठाता है और चेहरे पर मास्क लगाता और ऊपर से हेलमेट लगा लेता और वो अपने गांव से निकल पड़ता है। उसकी ससुराल मात्र 70 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों वो अपनी ससुराल में पहुंच जाता एक चौराहे पर। दोस्तों वहां पर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया था। वहां की कुछ पुरानी दुकान थी जिस पे वो बैठता था, चाय नाश्ता करता था, वो भी बंद हो चुकी थी और नई कुछ दुकानें खुल चुकी थी। दोस्तों वो अपने ससुराल पहुंच जाता, फिर अपने ससुरालियों के घर की तरफ बढ़ता है। दोस्तों उसका ससुराल का घर बीच गांव में था। जब वो बीच गांव पहुंच जाता है तो वो घर की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि ससुर उसके बाहर ही चबूतरे पे खाट डाल के बैठे हुए हैं और सास बाहर ही कुछ काम कर रहे हैं। दोस्तों उसकी आंखें टकटकी लगाकर दहलीज की तरफ देख रही होती हैं कि शायद कहीं से राधा निकल के आ जाए, लेकिन दोस्तों राधा नहीं आती है। कुछ समय और बीतता है कि इतने में सास की नज़र उस पे पड़ जाती है और वो उठ के आती, उससे कहती, भैया बताओ तुमको किसके यहाँ जाना और किससे मिलना, क्यों खड़े हो? वो कहता है कि कुछ नहीं, बस यहीं किसी के पास आया था तो थोड़ा मैं खड़ा हो गया। दोस्तों कुछ समय और बीतता है और वहां से जब उसे राधा नहीं दिखाई देती है तो वहां से वो वापस चौराहे की तरफ चल देता है। दोस्तों वो बाइक से पूरा गांव घूम लेता है लेकिन उसको राधा देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में जब वो बिल्कुल उदास हो जाता है तो वापस अपने घर के लिए चल देता है क्योंकि राधा उसको नहीं मिलती। दोस्तों अपनी ससुराल से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर निकल जाता है और बिल्कुल स्लो स्लो बाइक चला रहा होता है कि उसका मन नहीं मानता है। दोस्तों उसकी ससुराल में एक तालाब था और तालाब किनारे एक बाग था, उसमें अच्छी छांव थी, वो वहां बैठा करता था। दोस्तों वो सोचता एक बार वहां भी जाके देख लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि राधा उसे वहीं लिवा के जाती थी तो वहीं पर बैठी हो। दोस्तों उसका मन नहीं मानता और वो बाइक दोबारा से फिर घुमा लेता है। वो उस तालाब पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद बाग की तरफ निहारता है लेकिन बाग में कोई भी नहीं होता है, वहां पर खाली वो बाग पड़ा होता है। दोस्तों वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बाइक घुमा के उस बाग के आसपास चक्कर मारने लगता है। इसी बीच देखता है बाग के दूसरी तरफ कुछ बकरियां खेत में चर रही हैं और वो देखता है कि थोड़ी दूर पे एक औरत बैठी है और एक बकरी का बच्चा हाथ में लिए हुए है, उसको खिला रही है। दोस्तों जब वो पास में जाता, जैसे ही पास में जाता है तो दोस्तों वो कोई और नहीं राधा होती है। उसे जैसे ही देखता है तो उसकी हुलिया देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में राधा उसके तरफ देखती है, वो हेलमेट लगा रखा था उसने और मास्क लगा रखा था, इसलिए राधा नहीं पहचान पाती है। राधा कहती है कि भैया बताओ क्या हुआ, क्यों खड़े हो गए तुम यहाँ पर? तो सुरेश कहता है कि मुझे बकरी चाहिए थी और तुम्हारे हाथ में जो ये बकरी का बच्चा है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं खरीदने के लिए रुका हूँ। तो राधा कहती है ये अभी छोटा है, अभी ये बेचने के काबिल नहीं हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा जब मैं इसे बेचूंगी। दोस्तों सुरेश कहता मुझे यही दे दो, जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वो ले लो। दोस्तों जब बात हो रही थी तो राधा आवाज अपने पति की पहचान जाती है और पहचानने के बाद में उसका दिल जो था बहुत ज्यादा तेज तेज धड़कने लगता और उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगते हैं। वो हिम्मत करके बोलती है, कहती है कि भैया तुम कौन हो, तुम अपना हेलमेट उतारो। लेकिन सुरेश कहता नहीं, तुम ऐसे ही बताओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो मैं हेलमेट उतारूं, मैं तो तुम्हारा बकरी का बच्चा खरीद रहा हूँ। लेकिन राधा बार बार कहती नहीं तुम हेलमेट उतारो। दोस्तों जब राधा नहीं मानती है तो सुरेश हेलमेट उतार देता है और उतारने के बाद जैसे ही मास्क हटाता है तो राधा उसके गले से लग जाती है और गले से लगने के बाद में बहुत तेज तेज रोने लगती है। दोस्तों सुरेश भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों कुछ दूरी पे दो लेडीजें आ रही होती हैं, वो जब देखती हैं राधा को
तो मन में सोचती हैं ये कौन लड़के से ये मिल रही है और गले लग रही, ऐसी तो राधा ये कभी नहीं थी, पता नहीं कौन है, चलो पास चल के देखते हैं। जब पास चलते हैं तो राधा के जो घर था उसके कुछ ही दूरी की वो औरतें थी जो कि रिश्ते में राधा की चाची लगती थी। वो औरतें जब पास में आती हैं तो देखती हैं कि ये तो राधा का पति सुरेश है। दोस्तों जैसे ही वो देखती तुरंत पहचान जाती हैं और सुरेश भी उस औरत को पहचान लेता है। वो चाची कहती है कि बेटा तुम राधा को छोड़ के कहाँ चले गए, तुम जब से गए तब से इसका क्या हाल हो गया, ना तो सही से खाती है ना पीती है, बस तुम्हें याद करती रहती है और तुम्हारे नाम का मांग में सिंदूर भरती है। हम लोगों ने कई बार इसे मना किया कि जब तुम्हारा पति छोड़ गया है तो क्यों उसके नाम का सिंदूर भरती है, तो ये कहती है कि मेरा पति अभी जिंदा है, मर तो नहीं गया, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके नाम का सिंदूर भरती हूँ। कई बार हम लोगों ने और इसकी माँ ने कहा कि बेटी दूसरी शादी कर लो, लेकिन इसने शादी नहीं की। तुम बताओ सुरेश, क्या तुमने शादी कर ली या तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो सुरेश कहता है कि पहले इसको चुप कराओ, उसके बाद मैं सारी कहानी बताता हूँ। दोस्तों राधा जो होती है वो सिर्फ रोए जा रही थी क्योंकि दोस्तों वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। सुरेश भी भावनाओं में खो जाता है और वो भी रोने लगता है, लेकिन सुरेश अपने आप को संभालता है और उसे भी चुप कराता है। फिर वो कहता है चाची से कि चाची मैंने भी शादी नहीं की, मेरे घर वाले जो मेरे भाई भाभियाँ थी वो मुझे भड़काते रहे और मेरी देवी सी औरत थी जिस पे मैंने शक किया और मैं भी ऐसे ही घूमता रहा। मैं इसको लिवाने आया हूँ, इससे मिलने आया था, अब मैं इसको लेके जाऊंगा। तो राधा जो होती है और तेज फूट फूट के रोने लगती है और उसके गले को छोड़ती ही नहीं। दोस्तों उसके बाद में सुरेश अपनी पत्नी को लेके अपने ससुराल पहुंच जाता। घर पे पहुंचता है तो उसके सास ससुर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों सुरेश कहता है कि अब ये हुलिया तुम चेंज कर लो और जैसे पहले नई दुल्हन बन के गई थी उस तरह तुम सज जाओ संवर जाओ और मैं तुम्हें लिवा के घर चलूंगा। दोस्तों राधा जब सजती है तो कयामत ढाती है, इतनी सुंदर लगती है जिसका कोई जवाब नहीं। सुरेश खुश हो जाता है उसको देखकर और खुशी खुशी 2-4वां दिन बिताता है और उसके बाद में राधा को लेके वो अपने गांव आ जाता है गोपालगंज। दोस्तों गोपालगंज जैसे ही आता है तो जो उसके भैया भाभी थे वो आपस में बात करते हैं कि ये तो फिर से लिवा लाया, ऐसा है कुछ समय बाद ही सही ये मुझे पैसे फिर देने लगता, लेकिन अगर ये रहेगी तो ये पैसे नहीं देगा। तो इसलिए वो भैया भाभी फिर पहुंच जाते हैं सुरेश को भड़काने के लिए कि ये 10 साल से अपना मुंह काला कर रही थी, पता नहीं क्या क्या इसने किया होगा अपने मायके में और तुम इसको फिर लिवा लाए, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, इस तरह भाभी कहते। हालांकि इस बीच में सुरेश की शादियां आती थी लेकिन उसके भैया भाभी उन शादियों को नहीं करने देते, भड़का देते थे उन लोगों को और कहते थे कि पहली पत्नी तो भाग गई, वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह भड़का देते थे और तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आए हो। तो दोस्तों जो भी शादी वाले आते थे वो चले जाते। इस तरह उसके भैया भाभी फिर भड़काते हैं सुरेश को कि इसका चरित्र खराब, इसने मायके में बहुत कुछ किया। दोस्तों सुरेश तुरंत अपने भैया भाभी को चिल्लाता है, डांटता और कहता है मेरे घर से निकल जाओ। उसके बाद में दोस्तों वो भैया भाभी को अपने घर से निकाल देता है और राधा सुरेश हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और वो दोस्तों आज भी हंसी खुशी रह रहे। ये कहानी 2022 की है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट जरूर करें और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक प्लीज़ कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक बहुत कम आते हैं, आप लाइक करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा दोस्तों। और प्लीज़ जो भी नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।